एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस सेशन में। तो जितने भी हमने फरवरी का कंपाइलेशन देख लिया है, अब ये मार्च की न्यूज़ है, 3 दिन की जो बची रह गई थी। ये प्रीवियस 3 डेज़ की न्यूज़ है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, राइट? तो चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ के साथ जो कि जुड़ा हुआ है वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस के साथ। आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहे होंगे, ये है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी। तो इन्होंने ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, जिनमें से एक इनिशिएटिव है वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस यानी कि ONOP का। तो इसका क्या एम है, क्यों इसे लॉन्च किया गया है, क्या ये फोकस करेगा? तो ये फोकस करने वाला है मेजर पोर्ट्स यूनिफिकेशन को। अपने इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो काफी लार्ज है, राइट? तो जितने भी कोस्टल एरियाज पे जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, उन सभी की यूनिफिकेशन के लिए इस प्रोसेस को लॉन्च किया गया है। एम एक ही होगा, इंडिया बनना चाहता है ग्लोबल मैरीटाइम लीडर। तो अगर इसे हमें सपोर्ट करना है बनने में, तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। साथ ही एक विज़न है द मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 तक का, क्योंकि इंडिया अपनी आज़ादी के 100 इयर्स पूरे करने वाला है 2047 में, तो ये एक विज़न को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया है। साथ ही एक इंडेक्स को भी लॉन्च किया गया है, जिस इंडेक्स का नाम है सागर आंकलन इंडेक्स। ये कौन-सा पोर्ट कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर रैंकिंग्स दी जाएँगी उन पोर्ट्स को। तीसरा जो है लॉन्च किया गया वो है मैत्री ऐप। मैत्री ऐप इंटरनेशनल ट्रेड और रेगुलेशन का काम करेगा, क्योंकि अब इंडिया अगर पोर्ट से ट्रेड करेगा तो डेफ़िनेटली हम किसी बाहरी देशों के साथ ट्रेड में शामिल होंगे। तो उसका रेगुलेशन कौन देखेगा? तो वो इस मैत्री ऐप के द्वारा देखा जाएगा। राइट? कुछ और इसी तरीके के इनिशिएटिव जो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूज़ में रहे हैं, उन सब के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। इसके लिए एक कमिटी को सेटअप किया गया है, जिस कमिटी को हेड कर रहे हैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। है ना? 2025 से ये चीज़ लागू होने भी वाली है, इस पे डिस्कशंस चल रहे हैं। दूसरा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसके तहत क्या होगा, ये इंडिया के रिसर्च इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। एक बार अगर सब्सक्रिप्शन किसी ने ले लिया तो उस पर्सन को डिजिटल एक्सेस दिया जाएगा करीबन 13,000 जर्नल्स के लिए, और ये सारे के सारे जर्नल्स इंटरनेशनल पब्लिशर द्वारा पब्लिश किए गए होंगे। थर्ड है वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका क्या मतलब है? इसके लागू होने से ये होगा कि जो भी बेनिफिशियरी हैं, वो अंडर NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर उनके पास राशन कार्ड है, तो वो किसी भी राशन शॉप पे जा करके राशन उठा सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहें या किसी भी यूनियन टेरिटरी में, राइट? तो ये 3 कुछ इनिशिएटिव जो सिमिलर से हैं वन नेशन वन पोर्ट के साथ। आपको मैंने बताया कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एट प्रेज़ेंट कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। उन्होंने ही इस स्कीम को, इस प्रोसेस को लॉन्च किया था, राइट? अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है एक माउंटेन के बारे में, जिस माउंट का नाम है फेंटेल। हुआ क्या है, इथियोपिया में ये माउंट फेंटेल प्रेज़ेंट है, जो कि एक वोल्केनो है। इसका इरप्शन हुआ है, इरप्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से मीथेन गैस निकलते हुए दिखाई दी है। आप सभी को पता है मीथेन का फ़ॉर्मूला होता है CH4 एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल। अगर ये एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो ये एटमॉस्फेयर को डैमेज करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो सकती है। ये एक स्ट्रैटोवोल्केनो है, एक नेशनल पार्क है, इथियोपिया में ही लोकेटेड है। उस नेशनल पार्क का नाम है आवास नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क के अंदर ही ये माउंट फेंटेल लोकेटेड है। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट हो जाता है। साथ ही 6.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आया जब ये वोल्केनो इरप्ट हुआ। कब इरप्ट हुआ था? 14th ऑफ फ़रवरी को ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था। अब आप समझ लो कि इथियोपिया में 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 1989 के बाद अब तक का सबसे तगड़ा है ये अर्थक्वेक। इसके पहले अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर अब हुआ है। आपको क्या याद रखना है इस न्यूज़ से? माउंट फेंटल की लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है? इथियोपिया में लोकेटेड है। एंड अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल है अदिस अबाबा। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है, राइट? आप मैप में भी आप देख सकते हो यहाँ पे।
दिस इज अदीस अबाबा इसकी कैपिटल है, ये इथियोपिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 4 देश आते हैं जिन्हें हम सीड कंट्रीज के नाम से जानते हैं। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती, राइट? ये 4 देश शामिल हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कुछ और माउंट जो कि अभी इरप्ट हुए थे वोल्केनोस, उनके नाम को हम जान लेते हैं। माउंट ईबू जो कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है, ये भी अभी हाल ही में इरप्ट किया था। माउंट किलायू जो कि एक वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है एंड एक्चुअली इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, ये हवाई में लोकेटेड है। थर्ड वन इज माउंट कैनलोन, ये लोकेटेड है फिलीपींस में। फोर्थ वन इज माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी माउंटेन, ये भी अभी हाल ही में इरप्ट किया था और ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में। फिफ्थ वन इज शिवेलक वोल्केनो, ये लोकेटेड है रशिया में, ये भी इरप्ट हुआ था। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में लोकेटेड है। माउंट एटना जिसका इरप्शन अभी रिसेंटली हुआ था, ये इटली के सिसिली आइलैंड में लोकेटेड है। मुआना लुआ, ये पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है एंड इट इज लोकेटेड इन हवाई। आप सभी को पता है पैसिफिक ओशियन वाला रीजन जो कि काफी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हमें यहीं पर देखने मिलते हैं और इस एरिया को हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक, सबसे ज्यादा वोल्केनो का इरप्शन, एक्टिव वोल्केनो सब यहीं पे पाए जाते हैं, राइट? तो ये कुछ ऐसे वाले वोल्केनोस थे जो अभी रिसेंटली न्यूज में थे, इसलिए मैंने उनके लोकेशन के साथ उसे एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड वन इज, ये एक्चुअली थोड़ी पुरानी न्यूज है बट स्टिल वी हैव टू नो अबाउट इट। इंडियन नेवी सेलिंग वेसल जिसका नाम है तारिणी, मतलब आप अगर शॉर्टकट में लिखो तो इसे हम क्या कहेंगे, आईएनएस तारिणी। इसने अपना थर्ड लेग कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअली क्या हो रहा था, सागर परिक्रमा सेकंड एक्सपीडिशन चल रहा था। इसमें पूरी की पूरी विमेन्स शामिल थी इस क्रू में और विमेन एम्पावरमेंट को फोकस करते हुए इस बेसिकली सागर परिक्रमा का जो एक्सपीडिशन है उसे लॉन्च किया गया था। इसे 2 ल्यूटिनेंट कमांडर विमेन ऑफिसर्स लीड कर रही थी, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। इस न्यूज को मैंने पहले भी कवर किया था जब ये लोग पॉइंट नीमो पे पहुंचे थे और अब क्या हुआ है, ये पॉइंट नीमो से और आगे बढ़ चुके हैं। टोटल 5 पार्ट में इनकी जर्नी को डिजाइन किया गया था, सेट किया गया था। पहला क्या था, गोवा से ये लोग पहुंचेंगे फ्रीमैंटल, फ्रीमैंटल लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड था फ्रीमैंटल से वापस से ये स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी और न्यूजीलैंड के लिटिलटन तक पहुंचेंगे। फिर लिटिलटन से पोर्ट स्टैनले जो कि फॉकलैंड आइलैंड का पार्ट है एंड देन पोर्ट स्टैनले से केप टाउन, केप टाउन जो कि लोकेटेड है साउथ अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका में। और फिर केप टाउन से वापस ये घूम करके गोवा में आने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पे आप मैप अगर देख पाओ तो कुछ इस तरीके से ये इनकी जर्नी स्टार्ट यहाँ न्यूजीलैंड, देन आपको यहाँ इस पॉइंट पे पॉइंट नीमो। तो कुछ इस तरीके से इनकी जर्नी जो है वो डिजाइन की गई थी। आपको वेसल का नाम याद रखना है, आईएनएस तारिणी। इन दोनों विमेन ऑफिसर्स ने इसे लीड किया था, ऑपरेट किया था और 5 पार्ट में इनकी पूरी जर्नी कंप्लीट हुई थी, राइट? तो कुछ आईएनएस और भी थे न्यूज में अभी हाल ही में, उनके बारे में भी जान लेते हैं। लाइक आईएनएस तमाल, हुआ क्या है, इस न्यूज को मैंने पहले भी कवर किया हुआ है बट स्टिल फिर से एक बार ये न्यूज चर्चा में आई है तो हमें जानना जरूरी है। इंडियन नेवी के क्रू ने ऑपरेट करना शुरू किया है आईएनएस तमाल को। एक्चुअली हो क्या रहा है, रशिया में आईएनएस तमाल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये एक स्टील्थ फ्रिगेट, आप कह लो कि वॉरशिप है और एक ये अपग्रेडेड वर्जन है क्रिवाक थर्ड क्लास फ्रिगेट का। इंडिया और रशिया ने डील साइन की है करीबन $2.5 बिलियन की, जिसके तहत 4 स्टिल्थ फ्रिगेट वॉरशिप को डेवलप किया जाएगा, जिनमें से 2 तो डेवलप किए जाने वाले थे रशिया में, जिनमें से एक था आईएनएस तुशिल। इसे दिसंबर में ही कमीशन कर दिया गया है हमारी भारतीय नेवी को और अभी फिलहाल एट प्रेजेंट आईएनएस तमाल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ऐसा कहा गया है कि आईएनएस तमाल जो है दिस विल बी लास्ट वॉरशिप जिसे कमीशन किया जाएगा, किसी बाहरी देश से बनवा करके अपने इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा और अपनी नेवी में कमीशन किया जाएगा। तो आईएनएस तमाल ऐसा आखिरी होगा क्योंकि इसके बाद भारत पूरी तरीके से इंडिजिनियसली अपनी जितनी भी वॉरशिप्स हैं उन सभी को डेवलप करने वाला है और जो इसके 2 और बचे हुए वर्जन होंगे उसे भी डेवलप किया जाएगा इंडिया में ही।
भले वो रशिया की हेल्प से होगा पर इसे इंडिया में ही डेवलप किया जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पे। तो इसको पहले भी मैंने कवर किया था। दिस इज सेकेंड टाइम की ये न्यूज़ में आया है तो वापस से मैंने एक बार आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है? अगला, एक डे सेलिब्रेट किया गया है जिस डे का नाम है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये हर साल 1st ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है जिसके तहत हम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने पे फोकस करते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करने पे फोकस करते हैं, हर एक की राइट को रिस्पेक्ट करने पे फोकस करते हैं। इस दिन का सेलिब्रेशन करता है यूएन एड्स यानी कि यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स के द्वारा। पहली बार इस दिन को कब सेलिब्रेट किया गया? 2014 में। 2025 में थीम क्या रखी गई है? वी स्टैंड टुगेदर, राइट? एक और डे, जिस डे का नाम है वर्ल्ड हियरिंग डे। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 3rd ऑफ मार्च को। पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था 2017 में। इसे कौन सेलिब्रेट करता है? इंटरनेशनल ईयर केयर द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। थीम 2025 की क्या रखी गई है? एम्पावर योरसेल्फ। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एम्पावर योरसेल्फ। ये क्या करने का काम करेगा? ये कान के प्रति जो सेंसिटिवनेस है उसे प्रमोट करने का काम करेगा और हियरिंग केयर पे फोकस करने का काम करेगा। बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस डे। हम लोगों के बीच एक अवेयरनेस फैला रहा है। एक और डे है जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के नाम से जाना जाता है। इसे हम 3rd ऑफ मार्च को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है क्योंकि आप देख सकते हो ये वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा ताकि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके। 2024 में इसकी थीम रखी गई थी कनेक्टिंग पीपल ऑन अर्थ डिस्कवरिंग इनोवेशन फॉर वाइल्ड लाइफ। वहीं 2025 में इसकी थीम रखी गई थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। और इसी दिन को मार्क करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लायन सफारी की, राइट? कहाँ पर लायन सफारी की? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि लोकेटेड है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। इन्होंने यहाँ पर लाइन सफारी की। आप इनके हाथ में कैमरा देख सकते हो, फोटोग्राफीज की। साथ ही मोदी जी ने यहाँ पर इसलिए लाइन सफारी की ताकि ये दिखा सके कि हमें एशियाटिक लायन को प्रिजर्व करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क या गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर लोकेटेड है, वहां पर एक टाइप का ग्रासलैंड पाया जाता है जिस ग्रासलैंड को हम बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। साथ ही ये लायंस वहां पर है प्रेजेंट तो उन्हें पानी भी तो पीना पड़ता होगा ना, प्यास लगती होगी। वो कहाँ जाते होंगे? तो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड लोकेटेड है कमलेश्वर डैम। और आईयूसीएन की लिस्ट में अगर इनके कैटेगरी की बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वनतारा को भी विजिट किया। वनतारा आप सभी को याद होगा, अ, अनंत अंबानी, राइट? अंबानीज की शादी पूरी 1 साल तक चली थी। तो 2024 में जब इनकी शादी का समारोह हो रहा था, तो जामनगर गुजरात में रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया था वनतारा। क्योंकि अनंत अंबानी को एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उन्होंने कंज़र्वेशन के लिए वनतारा लॉन्च किया था, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो मोदी जी ने उस जगह को भी विजिट किया। साथ ही इतना ही नहीं, यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट लायन, जिसके लिए टोटल पैसे कितने अलोकेट किए गए हैं? 2900 करोड़ रुपीस। साथ ही लायन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं 10th ऑफ अगस्त को हर साल। तो इतनी चीजें, जितने भी डेज मैंने बताए, 3rd ऑफ मार्च थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जस्ट बिकॉज कि 2 दिवस उस दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट कर लिया गिर नेशनल पार्क को, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से वो है प्रोजेक्ट लायन, और कितना इन्वेस्ट किया गया है वो भी आपको याद रखना है। अगली न्यूज एक कम्युनिटी के बारे में है जिस कम्युनिटी का नाम है बंजारा कम्युनिटी। हाल ही में हमारे लोकसभा के स्पीकर जिनका नाम है ओम बिरला जी, इन्होंने एड्रेस किया है बंजारा कम्युनिटी के मेंबर्स को, क्योंकि क्या था, 286 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी ऑफ संत सेवालाल महाराज जी की। कहाँ पर? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, न्यू दिल्ली में। तो ओम बिरला जी ने एड्रेस किया है बंजारा कम्युनिटी को, क्योंकि ये जो संत सेवालाल महाराज हैं ये बंजारा कम्युनिटी के सेंट है, राइट? तो बंजारा कम्युनिटी कौन सी लैंग्वेज बोलती है? ये एक लैंग्वेज बोलती है जिसका नाम है गोर बोली।
या हम इसे एक और नाम से जानते हैं लंबाडी। सबसे ज्यादा बंजारा कम्युनिटीज पाए जाते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में। आपको राजस्थान में भी देखने मिलेंगे। एक्चुअली राजस्थान इज द ओरिजिन फॉर बंजारा कम्युनिटीज। ये नोमैडिक होते हैं क्योंकि ये कभी भी आपको एक जगह पर सेटल्ड नहीं दिखेंगे। जहाँ पर इनके नीड के हिसाब से सारी चीजें मिलती हैं, ये वहां पर सेटल रहते हैं, और जैसे ही वहां पे चीजें खत्म हुई, खाना पानी ये सब चीज खत्म हुई, ये वापस से फर्दर मूव कर जाएंगे किसी दूसरी जगह की तलाश में जहां पर इनकी डेली नीड की चीजें फुलफिल हो सके। राइट। और इनकी सेटलमेंट को हम तांडा नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। कौन सी लैंग्वेज ये लोग बोला करते हैं? लंबाडी नाम की। और इनके सेटलमेंट को हम लोग टांडा नाम से जानते हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये लोग तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को पता है राजस्थान का फेमस फेस्टिवल है तीज फेस्टिवल। तो उसी तरीके से ये लोग भी तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, फायर डांस परफॉर्म करते हैं और चारी डांस परफॉर्म करते हैं। और इन कम्युनिटीज में आपको टैटूज बड़े कॉमन मिलेंगे। इन लोग की बॉडी पे आपको टैटूज बहुत ही कॉमन से मिलते हैं। राइट। तो कहाँ पर पाए जाते हैं वो सब आप याद रखना। एक मिशन के बारे में जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पर 2-3 मिशंस हैं जो कि सारे के सारे सन से रिलेटेड है। सब न्यूज़ में थे, तो सबके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है पंच मिशन। नासा ने अभी लॉन्च करना है, अभी किया नहीं है। पंच मिशन को लॉन्च करेगा। कहाँ से लॉन्च करेगा? वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कि कैलिफोर्निया में लोकेटेड है, वहां से लॉन्च करने वाला है। ये मिशन एम इसका क्या है? ये इनहांस करेगा ताकि ये सन के एटमॉस्फेयर को और ज्यादा क्लोजली स्टडी कर सके। साथ ही सोलर विंड्स के बारे में भी ये रीड करेगा। ऑल्सो पंच मिशन काम करने वाला है पोलराइजेशन ऑफ लाइट वाले फिनोमेना पे, ताकि ये 3D मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर सके सन के एटमॉस्फेयर की। राइट। ये ट्रैक करेगा सोलर स्टॉर्म्स को, कि किस तरीके से जो सोलर फ्लेयर्स निकल रहे होते हैं उनके वहां पर कैसा स्टॉर्म आता है, उन सारी चीजों को ये ट्रैक करने का काम करेगा। और ये जो पोलराइजेशन पे ये वर्क कर रहा है, तो इसका पोलराइजेशन वाला डेटा रिवील करेगा कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड को। राइट। तो ये पंच मिशन किसने लॉन्च किया है और कहाँ से ये लॉन्च हुआ है, आपको ये दोनों चीज याद रखनी है। नासा के बारे में आप सभी को पता है, नासा एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कहाँ की? यूएसए की। राइट। ये आप सन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। कोरोना इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। ये जस्ट अबव द क्रोमोस्फेयर होता है। क्रोमोस्फेयर यहाँ पर लोकेटेड है। कोरोनल होल आपको देखने मिलेगा और फोटोस्फेयर मिलेगा, सन स्पॉट मिलेंगे। बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से सन का स्ट्रक्चर होता है, और आपको यहाँ से जो रेज निकल रही है उनको हम लोग फ्लेयर्स कहते हैं। राइट। अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो इसका टेम्परेचर, आउटर मोस्ट लेयर की टेम्परेचर की मैं बात कर रही हूँ, वो करीबन 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा टेम्परेचर है हमारे सन का। राइट। एक और मिशन जो कि इंडिया का मिशन रहा है, वो भी सन के लिए लॉन्च किया गया था। तो अभी इसने कुछ अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसरो ने लॉन्च किया था आदित्य L1 मिशन। आप सभी को याद होगा, लास्ट ईयर इसे लॉन्च किया गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। इसने सबसे पहली इमेज कैप्चर की है, वो भी सोलर फ्लेयर कर्नल की। राइट। क्योंकि इसमें एक टाइप का टेलीस्कोप, इमेजिंग टेलीस्कोप इनबिल्ट था। उस टेलीस्कोप को हम जानते हैं सूट के नाम से। नाउ सूट का फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। राइट। इसने रिकॉर्ड किया ब्राइटनिंग इन नियर यूवी बैंड। किस तरीके से यहाँ पर एक ब्राइटनिंग सी लाइट दिख रही है, उसको इसने कैप्चर किया, जो कि सोलर फ्लेयर कर्नल की इमेज थी। राइट। ये अपने भारत का सबसे पहला स्पेस बेस्ड सोलर मिशन था, क्योंकि भारत ने इससे पहले कोई भी सोलर मिशन नहीं लॉन्च किए। आदित्य L1 वाज द फर्स्ट वन जिसे लॉन्च किया गया था, ताकि ये सन के आउटर लेयर को स्टडी कर सके, आउटर लेयर में होने वाले फिनोमिनास के बारे में पढ़ाई कर सके, मतलब रिसर्च कर सके, नॉट पढ़ाई। इसे कहाँ पर पोजीशन किया गया है? L1 पोजीशन पे, जिसे हम लैग्रांज पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको मतलब आप समझ लो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पॉइंट और सन का ग्रेविटेशनल पॉइंट
दोनों यहाँ पर न्यूट्रल हो जाते हैं, नलिफाई, मतलब इस मिशन को चलने के लिए किसी भी टाइप के फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमैटिकली वहाँ पर स्टेबल है। और क्यों स्टेबल है? क्योंकि वहाँ पे सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी दोनों न्यूट्रलाइज़ कर रही हैं एक-दूसरे को, राइट? ये जो पॉइंट है L1 पॉइंट, ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2nd ऑफ सितंबर 2023 में बाय पीएसएलवी C57 रॉकेट। और ये पहुंचा कब था उस पॉइंट तक, L1 पॉइंट तक? तो 6th ऑफ जनवरी 2024 तक। तो इसने अभी हाल ही में ये जो इमेज कैप्चर की है सोलर फ्लेयर कर्नल की, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर इसने इमेज कैप्चर की है तो बेसिकली अब क्या करेंगे साइंटिस्ट, इस फ्लेयर एनर्जी के बारे में ये लोग स्टडी करेंगे, राइट? बहुत सारे इसने फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से सोलर एक्सप्लोजन्स होते हैं, उन सब के बारे में अब रिसर्चर्स स्टडी करेंगे और उनको हेल्प मिलेगी। एक और मिशन जो कि नासा का मिशन है, पार्कर मिशन। इसे लॉन्च किया गया था 2018 में। और इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रखा है क्योंकि सन के सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई अब तक का मिशन है तो वो है पार्कर मिशन, जिसे नासा ने लॉन्च किया था। और ये अभी भी काम कर रहा है। इमेजेस वगैरह ये अभी भी सन के भेजता रहता है ताकि सन के फिनोमेनास को हम स्टडी कर सके। और ये 3.8 मिलियन माइल्स अबव है सन के लोकेटेड, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है। और ये सन को वहीं से ऑब्जर्व करता है, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा है। एग्जैक्टली सेम वे में जो हमारा आदित्य L1 है, वो भी उस पॉइंट पर लगातार बना हुआ है और वो लगातार हमारे सन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, वहां की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको ऑब्जर्व करता है, राइट? तो इस पूरे पॉइंट में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारे मैंने बताए हैं, आपको वो सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज़ है। हाल ही में खेला गया रणजी ट्रॉफी, जो कि डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट ट्रॉफी है। इसे इंडिया में खेला जाता है और ऑर्गेनाइज कौन करता है एनुअल बेसिस पे? बीसीसीआई करता है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। सबसे पहला एडिशन कब खेला गया रणजी ट्रॉफी का? 1934 से 35 के बीच खेला गया। 2025 में फाइनल मैचेस किसके किसके बीच खेले गए? तो वो था विदर्भ और केरला। लेकिन यहाँ पर विदर्भ ने जीत हासिल कर ली है और विदर्भ ने थर्ड टाइम इस ट्रॉफी को जीता है, वहीं केरला हार गया। सबसे मैक्सिमम बार इस ट्रॉफी को किसने जीता है? तो 42 टाइम्स मुंबई ने ये टाइटल अपने नाम किया है। तो जितने भी पॉइंट मैंने बताए वो सारे आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला जो न्यूज़ है वो रीयूनियन आइलैंड के बारे में है। एक्चुअली ये एक साइक्लोन के बारे में है। हुआ क्या है, एक साइक्लोन जिसका नाम है गेरांड्स, इसने स्टक किया रीयूनियन आइलैंड को। अब रीयूनियन आइलैंड को हम लोग फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो रूल रेगुलेशन है वो किसकी चलती है? फ्रांस की चलती है। इसीलिए ये फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है। और कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इंडियन ओशन में, राइट? किसके अंडर में ये आता है? फ्रांस के अंडर में आता है। वेस्टर्न इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है और ऐसा कहा जा रहा है कि साइक्लोन के चलते 4 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। लोकेशन वाइज अगर आप देखो तो ये मेडागास्कर के ईस्टर्न डायरेक्शन में और साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ मॉरिशियस ये लोकेटेड है। पूरे इंडियन ओशन का सबसे हाईएस्ट पीक, जिसका नाम है पिटॉन डेज नेगीज, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है रीयूनियन आइलैंड में, राइट? इंपॉर्टेंट है। इस हाईएस्ट पीक का नाम याद रखिएगा। कैपिटल क्या है रियूनियन आइलैंड की? वो है सेंट डेनिस। अगर यहाँ की इकोनॉमी की आप अगर बात करो तो मेजरली ये एक्सपोर्ट करता है शुगर्स को, जिसकी मदद से यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरीके से चलती है। ओके, सो नेक्स्ट एक और न्यूज जो कि एक ऑटोबायोग्राफी से जुड़ी हुई है। कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और ये नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, अलोंग विथ मलाला यूसुफजई, जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अफगानिस्तान से ये बिलोंग करती हैं, राइट? कैलाश सत्यार्थी जी को क्यों नोबेल प्राइज दिया गया था? क्योंकि इन्होंने चाइल्डहुड को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए बहुत काम किए हैं। इनका एक कैंपेन चलता है बचपन बचाओ के नाम से। और इनकी अभी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया गया है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है दिया सलाई। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो दिया सलाई।
इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, जिसके अंदर में इन्होंने सोशल जस्टिस, चाइल्ड के राइट्स, ग्लोबल कंपैरिजंस इन सब के बारे में बात की है। इसी वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। मतलब ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं, स्पेशली फॉर किड्स, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर, जो कि अभी मार्च तक का था। आप आज तक का पूरा कंसिडर कर लो। जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट? और अपने व्यूज़ बताया करें कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा ये सेशन लगा। सो दैट्स इट, मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड रिवाइज करते रहें। पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम टेलीग्राम, है ना? थैंक यू।